साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि अभी तक हमने बहुत सारे टॉपिक को कवर किया है, तो उसी क्रम में अब हम जिस टॉपिक को कवर करने वाले हैं, वो एक छोटा-सा पार्ट है, वो है वैक्सीन का पार्ट। तो जैसा कि आप सभी लोग फ़ैमिलियर हैं, जब से कोविड पीरियड हुआ है, उसके बाद से वैक्सीन और इम्यूनोलॉजी का काफ़ी क्रेज़ हो चुका है और एग्ज़ाम में भी ये एक हाई प्रायोरिटी पे क्वेश्चन पूछा जाता है। और हालाँकि मैं आने वाले लेक्चर्स में आपको डिटेल में इम्यूनोलॉजी पूरा आपको कवर करूँगा, समझाऊँगा। बट अभी हम केवल एक ऐसे पार्ट को ले रहे हैं, जिसका बहुत ज़्यादा आपके आगे-पीछे के बैकग्राउंड के नॉलेज पे इतना डिपेंड तो नहीं करता है और मैं उसको काफ़ी हद तक उसको मैं बहुत ही सरल शब्दों में आपको समझाऊँगा ताकि आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप देखेंगे और रिवाइंड करेंगे, तो ये क्या होगा कि आपको मेमोराइज़ हो जाएगा और मान के चलिए कि ये जो आपका अपकमिंग एग्ज़ाम है आईसीएमआर या कोई भी आप मान लीजिए सीयूसीटी जो हमारे पोस्ट ग्रेजुएशन एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, वहाँ पर भी आपको 1 से 3-4 क्वेश्चन के बीच में इम्यूनोलॉजी के मिलते हैं, जहाँ पे मान के चलिए कि आपको 1 क्वेश्चन तो आपको वैक्सीन से रिलेटेड ज़रूर मिलेगा। तो अब हम इस चीज़ को कवर करते हैं। तो जैसा कि ये आप देख सकते हैं कि द प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशन इसको बोलते हैं इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ द मेमोरी ऑफ द इम्यून सिस्टम। तो जब आप इम्यून सिस्टम पढ़ेंगे तो इम्यून सिस्टम में जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करता हुआ चल रहा हूँ, बाकी आप इसके लिए परेशान नहीं होंगे, इसको हम डिटेल में पूरा कवर करेंगे। ये जो आपकी इम्यूनिटी होती है, जिसको आप सरल भाषा में बोल सकते हैं, तो इम्यूनिटी जो होती है ये आपकी दो टाइप की होती है, इन्नेट होती है, राइट, और एडॉप्टिव होती है। एडॉप्टिव होती है, ठीक है? इनेट जो होती है इसका मतलब होता है बाय बर्थ जो इम्यूनिटी आपको मिलती है उसको हम इनेट बोलते हैं। और एडॉप्टिव जो होती है वो हम एक्वायर्ड करते हैं, मतलब जब हम किसी डिज़ीज़ से संक्रमित होते हैं उसके बाद जो इम्यूनिटी हमारी बॉडी में डेवलप होती है उसको हम एक्वायर्ड बोलते हैं। ओवरऑल जो इम्यूनिटी का जो एक ख़ास तौर से सबसे स्पेसिफिक फीचर्स होता है, वो अगर आप इसकी पढ़ते हैं तो वो मेमोरी होता है, ठीक है? मेमोरी का मतलब ये होता है कि ये आप किस पैथोजन से इन्फेक्टेड हुए हैं, वो इस बात को याद रखती है, ताकि नेक्स्ट टाइम जैसे ही वो पैथोजन आपकी बॉडी में आएगा, तो वो उस चीज़ को क्या करेगा, पहचान लेगा। तो इस मेमोरी जो ये इसकी यूनिक प्रॉपर्टी है, आप इसको बोल सकते हैं यूनिक प्रॉपर्टी आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है? तो ये यूनिक प्रॉपर्टी का हम वैक्सीन में इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं, जिससे उस मेमोरी के बेस पे हम डिज़ीज़ के खिलाफ अपनी बॉडी में पहले से ही इम्यूनिटी डेवलप कर सकें, ठीक है? तो वही बात आपको बताई गई है और इस बात को आप हमेशा याद रखेंगे। इसके बाद क्या है, इन वैक्सीनेशन प्रिपरेशन ऑफ एंटीजेनिक प्रोटीन्स ऑफ द पैथोजन, मतलब जो भी आपका पैथोजन होगा उसके एंटीजेनिक प्रोटीन्स को हम क्या करते हैं, लेते हैं, या इनएक्टिवेटेड या वीकेंड पैथोजन वैक्सीन को हम बॉडी में इंट्रोड्यूस करा देते हैं। तो ये बात आप याद रखेंगे। इसको समझने का मतलब ये है कि भाई ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम किसी पैथोजन को, मतलब हमें क्या करना है, अपनी बॉडी को, आपकी जो बॉडी है, आपकी जो बॉडी है या आपकी जो इम्यूनिटी इम्यून सिस्टम मैं लिख देता हूँ, इम्यून सिस्टम की जो सेल्स हैं उनको केवल क्या करना है, शो करना है, ठीक है? केवल शो करना है कि ऐसा कोई केमिकल है जो आएगा और आपकी बॉडी को दिक्कत करेगा। तो अगर हम इसको एज़ इट इज़ कर देंगे बॉडी में इंटर, तो क्या होगा कि वो डिज़ीज़ कॉज़ करेगा। बट हम इसके किसी भी, मतलब जो एक इन्फेक्शियस पार्टिकल होगा, मान लीजिए कि जैसे आप पढ़ते हैं कि हर चीज़ की एक अपनी स्पेसिफ़िक चीज़ होती है। मान लीजिए कि वो डीएनए कंटेनिंग, अगर कोई हम वायरस की बात करते हैं तो वो डीएनए कंटेनिंग है या आरएनए कंटेनिंग है, या अगर आप बैक्टीरिया की बात करते हैं, ठीक है? तो जैसे कि आपको पता है कि बैक्टीरिया में ग्राम पॉजिटिव एंड नेगेटिव 2 होते हैं, ठीक है? या तो ग्राम पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे। नेगेटिव में क्या होंगे, एलपीएस होता है, लाइपोपॉलीसैकेराइड की लेयर होती है। तो ये क्या है, ये इसका एक यूनिक प्रॉपर्टी है। तो अगर हम एलपीएस का कुछ करके बॉडी में एंटर करा दें, तो क्या होगा कि बॉडी आपकी पहचान जाएगी कि ये इसका एंटीजेनिक पार्ट है और ऐसा कुछ आएगा तो हम उसके खिलाफ क्या करेंगे, हम उसको नहीं, मतलब डिज़ीज़ कॉज़ करने नहीं देंगे। अब वो पेप्टाइड के फॉर्म में भी हो सकता है। मान लीजिए कि कोई पेप्टाइड है, मान लीजिए उसका कोई सीक्वेंस है, मान लीजिए कि 7 से लेके 11 अमाइनो एसिड तक का जो सीक्वेंस है, जो एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड का सीक्वेंस है और वही डिज़ीज़ कॉज़ कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसी को ही लेकर जाएँगे और बॉडी में इंजेक्ट कर देंगे, ठीक है?
तो इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी जो होगी वो उसको पहचान लेगी। यही बात यहाँ पे बताया गया है और हमेशा हम ऑब्वियस सी बात है कि इस केस में हम एज़ इट इज़ तो नहीं देंगे, तो या तो हम उसको क्या करेंगे इनएक्टिव कर देंगे, इसी को ही बोला जाता है इनएक्टिव कर देंगे या तो हम उसको किल्ड कर देते हैं। किल्ड और इनएक्टिव एक ही चीज़ हो जाती है और या तो फिर हम इसको क्या करते हैं पैथोजन को लाइव एटेन्यूएटेड मतलब उसको हम वीक कर देते हैं। तो आप इस तरीके से भी इसको समझ सकते हैं। ठीक है? यहाँ तक आपको कोई बात दिक्कत नहीं हुई होगी। फिर क्या होता है, इसके बाद क्या होगा आपको पता है कि आपकी बॉडी जो होती है वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है। एंटीबॉडी आपकी बॉडी में प्रोड्यूस होंगे उसके खिलाफ एंटीजन के खिलाफ क्या होंगे प्रोड्यूस होंगे एंड दे न्यूट्रलाइज़ द पैथोजेनिक एजेंट ड्यूरिंग एक्चुअल इन्फेक्शन। जब वाक़ई में इन्फेक्शन होगा तब क्या करेगा उसको न्यूट्रलाइज़ कर दिया जाएगा। द वैक्सीन जो होती हैं वैक्सीन भी क्या करती हैं जनरेट करती हैं मेमोरी बी एंड टी सेल्स। तो जैसे मैंने बताया था, तो मैं यहाँ पे एक छोटी-सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपका मैं कवर कर देता हूँ। आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि जो आपकी जैसे आपने पढ़ा होगा कि जब हम इम्यून सेल्स पढ़ते हैं, तो बी सेल्स होती हैं और टी सेल्स होती हैं, ठीक है? ये डिटेल में हम कवर करेंगे, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली ये आपके इन्नेट के पार्ट नहीं होते हैं, ये आपके एडाप्टिव इम्यून सिस्टम के पार्ट होते हैं, ठीक है? बेसिकली एडाप्टिव में आते हैं या आप इसको बोल सकते हैं तो जो बी सेल्स होती हैं, ये बेसिकली एंटीबॉडी सिक्रीट करती हैं और टी सेल्स जो होती हैं, वो बेसिकली क्या करते हैं साइटोकाइन्स अगर आप मोटी भाषा में समझ सकते हैं तो ये साइटोकाइन्स सिक्रीट करते हैं। बेसिकली ये क्या करते हैं ये इनको एक तरह से जब ये साइटोकाइन रिलीज़ होते हैं तो ये हेल्प करते हैं कि एंटीबॉडी जो होती है मतलब बी सेल्स को और एक्टिव करते हैं कि आप एंटीबॉडी और प्रोड्यूस करिए। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो इंटरकनेक्टेड होती हैं, ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है? और एक मिसनॉमर जो इम्यूनोलॉजी के टर्म में लोगों को होता है, वो मैं यहीं पर क्लियर कर देता हूँ कि 2 पार्ट में आपकी इम्यूनिटी बटी हुई है, इन्नेट और एडॉप्टिव। ठीक है? अगर मैं मोटा-मोटा लिखूँ तो यहाँ पे बेसिकली आपकी जो सेल्स आती हैं, जैसे न्यूट्रोफिल्स हो गई, ठीक है? न्यूट्रोफिल्स हो गई, मैक्रोफाज हो गया, ठीक है? ये सारी जो भी आपकी सेल्स हैं और एडाप्टिव में अगर हम बी सेल्स और टी सेल्स मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? तो आप ये मत समझिएगा कि कोई भी आपको पैथोजन बॉडी में अगर एंटर करता है, ठीक है? पैथोजन अगर आपकी बॉडी में आता है तो ये नहीं है कि पहले इन्नेट करेगी, लड़ाई करेगी, जब इन्नेट हार जाएगा तब एडाप्टिव एक्टिव होगा, ये एक मिसनॉमर है, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं होता है, दोनों ही एक साथ आप इसको ऐसे समझ सकते हैं साइमल्टेनियसली काम करते हैं, ठीक है? बस हम इन चीज़ों को समझने के लिए अलग-अलग समझते हैं और पढ़ते हैं, बट साइमल्टेनियसली ये लोग काम करते हैं मतलब आपकी एडाप्टिव सेल्स भी और इन्नेट इम्यूनिटी दोनों ही एक साथ काम करती हैं। तो अभी आप केवल इस बात को याद रखेंगे, अब हम वापस से उस पैराग्राफ की ओर चलते हैं, ठीक है? पैथोजन को रिकॉग्नाइज़ करेंगे और उनको खत्म कर देंगे, ठीक है? इसके बाद अगर हम वैक्सीन की हिस्ट्री के फॉर्म में जाते हैं, तो इन वैक्सीनेशन वीकेंड या डेड पैथोजन को ही यूज़ करेंगे या पोर्शन ऑफ द पैथोजन जैसे मैंने आपको पेप्टाइड का बताया, पर्सन की बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाता है जो इम्यूनिटी देगा। द पैथोजेन्स गिवन द पैथोजेन्स गिवन इन ए वैक्सीन आर अनेबल टू कॉज़ द डिज़ीज़ जो भी पैथोजन होगा वो डिज़ीज़ नहीं कॉज़ कर पाएगा, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो आपको याद रखना है कि कभी भी हम वैक्सीन के फॉर्म में जब देते हैं तो वो डिज़ीज़ नहीं कॉज़ करता है बट आर सफिशिएंट टू स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। तो क्या करेगा वो एंटीबॉडी तो वो बना देगा। द प्रोसेस ऑफ वैक्सीनेशन वाज इनिशिएटेड बाय एडवर्ड जेनर ने किया था इन 1790 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसके साथ अभी एक स्टोरी भी है जो हम समझेंगे बट यहाँ पर हम ये भी आपको बता देते हैं कि अगर आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी, ठीक है? फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी जब पूछा जाएगा तो आप क्या आंसर करेंगे? एडवर्ड जेनर को आप क्या करेंगे? आंसर करेंगे, ठीक है? तो ये बात हम याद रखेंगे। इसके बाद अब इन्होंने किया क्या था? ही ऑब्जर्व्ड दैट द मिल्कमेड डिड नॉट कॉन्ट्रैक्ट स्मॉलपॉक्स अपैरेंटली बिकॉज़ दे वर एक्सपोज्ड टू ए सिमिलर बट माइल्डर फॉर्म ऑफ ए डिजीज़ कॉल्ड काउपॉक्स मतलब कहने का मतलब है कि कोई मतलब क्या होता है कि जिनको स्मॉल पॉक्स नहीं होता है, ऐसे पर्सन को जो मतलब अगर जिसको पहले से ही अगर काऊ पॉक्स का इन्फेक्शन है, ठीक है? सिंपल सी स्टोरी आपको यही जाननी है कि काऊ पॉक्स अगर किसी को है तो उसको स्मॉल पॉक्स नहीं हो रहा था। तो एडवर्ड जेनर ने जो एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने क्या किया कि इन्होंने इन्फेक्ट किया एक 8 साल के बच्चे को जिसका नाम जेम्स फिप्स था जो कि एक हेल्दी बॉय था अबाउट 8 इयर्स उसको काऊ पॉक्स से क्या किया इन्फेक्शन कर दिया मतलब उसके जो सीरम से मतलब एंटीजन को लेकर उसकी बॉडी में इंजेक्ट कर दिया एंड 2 मंथ्स
ठीक है? लेटर उन्होंने पाया कि उसको क्या हुआ, ही इन्फेक्टेड द बॉय विथ स्मॉल पॉक्स। बाद में उसको स्मॉल पॉक्स का वायरस दिया, लेकिन पाया कि द बॉय डिड नॉट सफर फ्रॉम स्मॉल पॉक्स। मतलब आप सिंपल सी आप ये समझिए, इन साहब ने क्या किया कि मतलब ऐसा पाया कि अगर किसी को काऊ पॉक्स है तो उसको स्मॉल पॉक्स नहीं हो रहा था, राइट? तो इन्होंने क्या किया कि एक बच्चे में क्या किया, एक जो बॉय था 8 ईयर का, ठीक है? उसके में क्या किया, काऊ पॉक्स को इंजेक्ट कर दिया, मतलब उसके खिलाफ आफ्टर मतलब जब इंजेक्ट कर दिया, तो ऑब्वियस सी बात है कि इम्यूनिटी डेवलप होने में कुछ तो टाइम लगेगा। तो इन्होंने क्या किया कि आफ्टर 2 मंथ्स, ठीक है? ये स्टोरी है, आराम से समझ में आ जाएगी। आफ्टर 2 मंथ उन्होंने स्मॉल पॉक्स का भी किया इन्फेक्शन, बट इन्होंने पाया कि उस बच्चे में स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ, ठीक है? तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग इनकी एक खोज था। तो इन्होंने बताया कि जेनर प्रपोज दैट एन इंड्यूस्ड माइल्ड फॉर्म ऑफ ए पर्सन डिजीज वुड प्रोटेक्ट ए पर्सन फ्रॉम ए वायरलेंट फॉर्म। मतलब क्या था कि वो जो था वो उसको प्रोटेक्ट कर रहा था, विच हैज एबिलिटी टू डैमेज द होस्ट। ही यूज्ड द टर्म वैक्सीन, इन्होंने यूज किया। तो टर्म वैक्सीन आप याद रखेंगे किसने यूज किया है, एडवर्ड जेनर साहब ने किया है। और लैटिन का जो मीन्स होता है वो वैक्सा होता है, इसका मतलब होता है काऊ से वर्ड होता है, ठीक है? तो आप इस बात को याद रखेंगे। एंड द टर्म वैक्सीनेशन फॉर प्रोटेक्टिव इनोकुलेशन इसको बोलते हैं, मतलब आप प्रोटेक्टिव ऐसा कोई इनोकुलेट जो कि आप प्रोटेक्टिव होगा और आप उसकी बॉडी में इंजेक्ट करेंगे। इसलिए एडवर्ड जेनर वाज द फर्स्ट टू डिस्कवर अ सेफ एंड इफेक्टिव मीन्स ऑफ प्रोड्यूसिंग आर्टिफिशियल इम्यूनिटी अगेंस्ट द स्मॉल पॉक्स। और ये कैसी इम्यूनिटी में आती है, ये भी आप याद रखेंगे, ये आर्टिफिशियल इम्यूनिटी है। अब यहीं पर मैं आपको ये भी समझा देता हूँ कि इसको आर्टिफिशियल क्यों कहा जाता है, क्योंकि इम्यूनिटी जो होती है बेसिकली क्या होगी भाई, ऑब्वियस सी बात है, या तो वो नेचुरल होगी, ठीक है? आपको मैं सीधा-सीधा समझा रहा हूँ, और एक क्या होगी, आर्टिफ़िशियल होगी। इसकी भी अपनी एक क्लासिफ़िकेशन है, लेकिन हम उसको बाद में समझेंगे। मोटे तौर पे हम ये समझेंगे कि नेचुरल इम्यूनिटी में क्या होता है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि जब बच्चे के बर्थ होता है, उसके बाद वो जो माँ के दूध से जो उसको इम्यूनिटी मिलती है, जहाँ पे आप बेसिकली आईजीए एंटीबॉडी होती है, या उसके अलावा प्लेसेंटा से जो एंटीबॉडी क्रॉस करके आती है, वो आईजीजी होती है। तो ये क्या है, ये एक नेचुरल टाइप की इम्यूनिटी है, ठीक है? या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब आप किसी डिजीज़ से फाइट करके अपनी बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप कर रहे हैं, तो हम उसको किस केस में करेंगे, नेचुरल में करेंगे। लेकिन जब हम आर्टिफिशियल की बात करते हैं, तो हम यहाँ पे एक तरीके का जनरेट करते हैं। जनरेट करने का मतलब ये हो गया कि मान लीजिए कि जिस तरीके से आपका ये वैक्सीन का केस हो गया, हम आपकी बॉडी को क्या कर रहे हैं, एक मतलब उस पैथोजन के जैसा ही कुछ सब्सटेंस दिखा रहे हैं, जिससे आपकी इम्यूनिटी जो होगी वो एक्टिव होगी, ठीक है? तो ये 2 इम्पोर्टेंट फिनोमेना है। अभी आपको केवल इतना समझना है, इसके डिटेल के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है? तो ये आपको याद रखना है कि ये जो है वो आर्टिफिशियल इम्यूनिटी थी। Thus, once vaccination is done, the individual is protected from the disease. वैक्सीनेशन डेवलप एक्वायर्ड इम्यूनिटी को डेवलप करते हैं, ये आप याद रखेंगे। कभी ये नेचुरल इम्यूनिटी को डेवलप नहीं करते हैं, क्योंकि आप जो है कोई लड़ाई लड़के वहाँ से नहीं प्रोटेक्शन पा रहे हैं, आप एक आर्टिफिशियल आपको प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। इसके बाद जो मैंने अपने पिछले लेक्चर में लुईस पास्चर साहब की बात किया था, उन्होंने बहुत सारी डिस्कवरी किया था। इसके बाद जेनर्स की कन्फर्म किया फाइंडिंग को, मतलब जो भी एडवर्ड जेनर साहब ने किया था उसको इन्होंने मतलब फाइनल आउटकम में रूप में दिया। और इसके अलावा बहुत सारे वैक्सीन जो लुईस पास्चर ने बनाई थी, जिसमें बेसिकली जो रेबीज आपको याद रखना है, इसके अलावा एंथ्रेक्स और चिकन कॉलरा, ये 3 वैक्सीन लुईस पास्चर ने बनाई थी। और इसके अलावा आप इनकी इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे पिछले वीडियो को देख सकते हैं, जहाँ पे मैंने लुईस पास्चर के बारे में बताया है, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब इसके बाद हम फर्दर इन्फॉर्मेशन को देखते हैं। एंटीबॉडी प्रोवोकिंग एजेंट्स, वैक्सीन को हम दूसरे शब्दों में ये भी बोल सकते हैं कि एंटीबॉडी प्रोवोकिंग एजेंट, जो कि क्या करेंगे, एंटीबॉडी जनरेट करेंगे या प्रोवोक करेंगे। दीज आर यूज्ड अगेंस्ट वायरल या बैक्टीरियल डिजीज। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने अभी कोविड दौर से गुजर रहे हैं तो आप ये समझिए कि ये केवल वायरस के लिए होता है, ऐसा नहीं है। बैक्टीरियल डिजीज़ के लिए भी वैक्सीन यूज़ की जाती है। इसके अलावा आपने एक नाम सुना होगा बीसीजी वैक्सीन, जिसको काल्मेट एंड ग्यूरिन, ये 2 साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसको डेवलप किया था, जो कि किसके खिलाफ वैक्सीन है, ट्यूबरक्लोसिस। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, एग्ज़ाम में मैचिंग में पूछे जाते हैं। इसके अलावा साल्क ने पोलियो की वैक्सीन बनाई थी, ये भी आप याद रखेंगे, और सेबिन ने भी डेवलप की थी। अब इसमें हम डिफरेंस समझ लेते हैं। तो जो आपकी ये पोलियो की वैक्सीन होती है, ठीक है? पोलियो की वैक्सीन आप ये याद रखेंगे, पोलियो की जो वैक्सीन होती है, ये 2 साइंटिस्ट का इन्वॉल्वमेंट था, साल्क एंड सेबिन, ठीक है? अब मैं आपको यहाँ से एक ट्रिक बता देता हूँ, जो कि आपको याद करने में आसानी रहेगी। साल्क का आप के निकाल लीजिएगा और के से आप लिख दीजिएगा किल्ड,
सार्क साहब ने जो एंटीबॉडी बनाई थी, मतलब सॉरी, हाँ, जो इन्होंने वैक्सीन बनाई थी वो किल्ड पैथोजन से बनाया था, मतलब उसके पैथोजन को किल्ड कर दिया था। और जो सेबिन साहब की वैक्सीन थी, इन्होंने क्या किया था, वीकेंड पैथोजन था। बस यही डिफरेंस है सार्क और सेबिन जो वैक्सीन है। ठीक है? फिर क्या है, एंडर्स डेवलप वैक्सीन अगेंस्ट मीज़ल्स के खिलाफ वैक्सीन हुई। ये मीज़ल्स जो होता है ये भी आपका एक वायरल इन्फेक्शन होता है जो कि आपको वेल नोन होगा। इसके अलावा डब्ल्यूएचओ हैज़ फॉर्म्ड इन 1948 एट जिनेवा टू टेक हेल्थ प्रॉब्लम्स एट ग्लोबल लेवल। तो ये भी आप याद रखेंगे, यहाँ पे डब्ल्यूएचओ का फॉर्म 1948 में हुआ है और आपका ये जिनेवा नाम आपको याद रखना है। ठीक है? क्यों याद रखना है? क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ठीक है? तो जब आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएँगे और ये मान के चलिए किस्मत अच्छी रहेगी तो आपको आईसीएमआर के एग्ज़ाम में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा सेक्शन ए में, ठीक है? तो डब्ल्यूएचओ का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? जेनेवा में है। इसके अलावा ये ऑप्शन अगर आपको नहीं मिलता है तो बेसिकली ये जेनेवा जो है, ये क्या है? स्विट्ज़रलैंड की राजधानी है, ठीक है? तो अगर आपको ये ऑप्शन भी मिलता है तो आप स्विट्ज़रलैंड को टिक करेंगे। तो ये 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आप यहाँ पे इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है? इसके बाद फर्दर इन्फॉर्मेशन है, इन मई 1974 ग्लोबल इम्यूनाइज़ेशन प्रोग्राम लॉन्च किया गया। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, छोटी-छोटी चीज़ें आपको याद रखना है, जिसमें डब्ल्यूएचओ ने 6 डिज़ीज़ को कवर करने का प्लान किया है और वो 6 डिज़ीज़ हैं डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटेनस, मीज़ल्स, टीबी एंड पोलियो। राइट? इसके बाद जो होती है वैक्सीनेशन जो होती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इट इज़ द पॉसिबल वे टू इंड्यूस एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जो मैंने आपको बार-बार बताया है, अगेंस्ट द जर्म ऑफ वेरियस डिज़ीज़। कौन-कौन सी डिज़ीज़? पोलियो, डिप्थीरिया, वुपिंग कफ। और ये आपके लिए है कि आप इनमें से डिज़ीज़ को आप सेग्रीगेट करिएगा कि कौन-सी वायरल डिज़ीज़ है और कौन-सी आपकी क्या है, बैक्टीरियल डिजीज़ है। आप ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है? द इम्यून सिस्टम इज़ दस इंड्यूस्ड टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है अगेंस्ट दीज़ एंटीजन। द आर्टिफिशियल इंट्रोडक्शन ऑफ डिजीज़ फैक्टर्स इन द बॉडी, इसको वैक्सीनेशन बोलते हैं। यूजुअली 2-3 इंजेक्शन आर गिवन टू अचीव फुल इम्यूनिटी। ऑब्वियस सी बात है, आपको इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। जब आपने कोविड का भी वैक्सीन लगवाया होगा तो आपको 1 डोज़ लगी होगी और फर्दर अभी जो है वो बूस्टर डोज़ भी आ गई है, तो वही बोला जा रहा है कि 2 से 3 इंजेक्शन जो होते हैं वो सफिशिएंट होते हैं, ठीक है? तो ये इसीलिए इसको बोलते हैं, यहाँ पे आगे मेंशन किया हुआ है, आर गिवन टू अचीव फुल इम्यूनिटी अगेंस्ट अ स्पेसिफिक पैथोजन एंड द फर्दर डोज़ को जो हम क्या बोलते हैं, बूस्टर डोज़ बोलते हैं, राइट? तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ तक हो गई है। अब हम यहाँ पे एक और पार्ट को कवर कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन इज़ ए सस्पेंशन ऑफ ए किल्ड होगा या तो एटेन्यूटेड होगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। माइक्रो ऑर्गेनिज़्म जो कि इनॉकुलेट किया जाता है, जो कि एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करेंगे। इसके बाद सेकंड इन्फॉर्मेशन है, वैक्सीन जो होती है, ये प्रिवेंटिव इनॉकुलेशन एज़ इट प्रोटेक्ट अ पर्सन फ्रॉम अटैक ऑफ पैथोजन। ये भी मैंने आपको बता दिया। वैक्सीनोथेरेपी में जो आपके वैक्सीन थेरेपी होती है, यहाँ पे कुछ डिज़ीज़ का नाम आपको याद रखना है। जैसे कुछ के लिए टेम्परेरी वैक्सीन होती है और कुछ जो होती हैं वो परमानेंट वैक्सीन होती हैं। जो टेम्परेरी वैक्सीन के एग्ज़ाम्पल में आपको कॉलरा वैक्सीन जो होती है वो 6 मंथ की इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, ठीक है? इसके अलावा जो परमानेंट वैक्सीन होती है, जैसे आपका वैक्सीन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स। और हाँ, यहाँ पे मैं भी आपको बताता चल रहा हूँ कि स्मॉल पॉक्स जो है वो वर्ल्ड से इरेडिकेट कर दिया गया है। ये आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। इसके अलावा वुपिंग कफ, ठीक है? डॉक्टर एडवर्ड जेनर प्रिपेयर्ड फर्स्ट वैक्सीन जो कि इन्होंने स्मॉल पॉक्स के लिए बनाया। पोलियो वैक्सीन के बारे में जानकारी आपको पता है, जो कि मैंने अभी इसके पहले आपको बता दिया है। साल्क वैक्सीन जो होती है, जो कि इनएक्टिवेटेड या डेड माइक्रो ऑर्गेनिज़्म आप इसको बोल सकते हैं। और सेबिन की जो वैक्सीन थी, वो कैसी थी? लाइव एटेन्यूएटेड ओरल पोलियो वैक्सीन है। ठीक है? तो ये इन्फॉर्मेशन हो गई। लुईस पास्चर को आपको याद रखना है, इन्होंने रेबीज़ के खिलाफ वैक्सीन बनाई थी और ये भी जो होती है वैक्सीन किल्ड टाइप होती है। और रेबीज़ जो होती है इसको हाइड्रोफोबिया भी बोलते हैं। अब इसको हाइड्रोफोबिया की बात आई है तो मैं आपको बताता चलता हूँ कि राइल जो ये आपकी डिज़ीज़ होती है, इसमें जो रेबीज़ जो होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो ये रेबीज़ होता है आपको पता है कि पागल जो आपके एनिमल्स होते हैं, जैसे कैट हो गए, डॉग हो गए, इनके बाइट से होता है। इसके अलावा ये डिज़ीज़ जो अगर आपकी होती है तो ये 100% फैटल डिज़ीज़ है, जानलेवा डिज़ीज़ है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है? इसके अलावा ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और ये आपको पता भी होना चाहिए कि जब ये बहुत ही एक्सट्रीम लेवल की डिज़ीज़ मतलब आपकी बॉडी में हो जाता है, तो क्या होता है कि जो पर्सन होता है उसमें हाइड्रोफोबिया कंडीशन आती है। हाइड्रोफोबिया का मतलब होता है कि
वो पानी नहीं पी पाएगा, ठीक है? अगर आप उसको पानी देते हैं, तो वो पानी मतलब जो भी होता है, वो पानी को फेंक देंगे, नहीं पी पाएँगे या उसके अंदर एक फ़ोबिया डेवलप हो जाता है, इसको हाइड्रोफ़ोबिया कहते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप इसको याद रखेंगे। और रेबीज़ के खिलाफ वैक्सीन किसने बनाई थी? तो लुईस पास्चर साहब ने इसके खिलाफ वैक्सीन बनाई, ठीक है? तो ये हिस्टोरिकल अकाउंट है जो आपको याद रखना है। बीसीजी का वैक्सीन डेवलप किया गया काल्मेट एंड ग्यूरिन ने, जो कि ट्यूबरक्लोसिस के लिए है। इसके बाद टाइप्स ऑफ वैक्सीन, यहाँ पे आप इसको थोड़ा-सा मैं इसको छोटा कर देता हूँ। आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। जैसे लाइव एटेन्यूएटेड की क्लास क्या होती है? जो कि वीकेंड पैथोजन होंगे, मतलब वो ज़िंदे होंगे लेकिन उनको इतना वीक कर दिया जाता है, आप सरल भाषा में ऐसे समझिए कि जो आप डिज़ीज़ कॉज़ नहीं कर सकते हैं। तो इसमें जो आपके डिज़ीज़ हैं, मतलब जो आपके एग्ज़ाम्पल हैं, जैसे बीसीजी का वैक्सीन है, टाइफाइड है, ये सब आप याद रखेंगे। ओरल पोलियो वैक्सीन हो गई, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन हो गई, इस तरीके का। और इनएक्टिवेटेड या किल्ड पैथोजन जो होते हैं, जिसमें हम किल्ड करके बनाते हैं, इसमें भी कुछ एग्ज़ाम्पल है, जैसे मैंने अभी रेबीज़ का ज़िक्र किया। पोलियो में आपको याद रखना है, लेकिन पोलियो में साल्क वैक्सीन है, वो है, ठीक है? इसके अलावा हेपेटाइटिस बी का जो वैक्सीन है, वो भी आपका क्या होता है, किल्ड टाइप वैक्सीन होता है, राइट? इसके बाद टॉक्साइड जो होते हैं, ये भी एक क्लास होती है। बेसिकली इसमें क्या होता है, प्रिपेयर्ड बाय प्यूरिफिकेशन ऑफ टॉक्सिन ऑफ द पैथोजन, जो उनके स्पेसिफिक टॉक्सिन होते हैं, उनसे हम बनाते हैं। तो जैसे कि आप टिटेनस टॉक्साइड का इंजेक्शन होता है या डिप्थीरिया का होता है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी होगी। इसके अलावा कहीं-कहीं पर कॉम्बिनेशन ऑफ वैक्सीन दिया जाता है, जैसे डीपीटी। ऐसे अगर आपसे पूछा जाएगा कि ये डीपीटी क्या है? तो डिप डी से डिप्थीरिया होता है, पी से पर्ट्यूसिस होता है, पर्ट्यूसिस को ही व्हूपिंग कफ बोलते हैं। बेसिकली इसको आप काली खाँसी भी बोल सकते हैं, एंड टिटेनस। तो ये 3 एंटीजन के साथ एक वैक्सीन बनाई गई जो 3 डिज़ीज़ पे काम करती है। ठीक है? तो ऐसे क्वेश्चन्स आपसे पूछे जाएँगे, आपको याद रखना है। इसके अलावा टीएबी होता है, जिसमें टी का मतलब टाइफाइड है, ए का मतलब पैरा टाइफाइड ए है एंड पैरा टाइफाइड बी है। तो ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन वैक्सीन से रिलेटेड था, ठीक है? होपफुली आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कहीं पर अगर आपको कोई भी समस्या आती है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ठीक है? बाकी अगर आपको यहाँ पे किसी भी तौर पे अगर आपको इम्यूनोलॉजी से रिलेशन है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताइए, और मैं आने वाले लेक्चर्स में मैं उसको अपलोड कर दूँगा वीडियो को। बट यहाँ तक जहाँ तक मेरी अपेक्षा है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, समझ में भी आ जाएगा। बाकी इम्यूनोलॉजी का जो पार्ट होगा वो हम जल्द ही अपडेट करेंगे। बाकी अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।